सीक्रेट वॉरियर्स के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने काफी ज्यादा जबरदस्त किस्म के जो है रिविलेशंस देखे, जहां पे निक फ्यूरी ने बैरन स्ट्रकर के सामने सारे के सारे राजों को खोल दिया कि किस तरीके से क्रैकन जो है वो उनका ही अपना भाई जेक फ्यूरी है, किस तरीके से उन्होंने जो है वहां पे उस पीएटा वाले मिशन के अंदर लाइफ मॉडल डिकॉय बनाने की जो मशीन है उसको हासिल किया था और पूरे की पूरे सारे के सारे मेंबर से आज तक छुपा के रखा हुआ था। और इस वजह से हमेशा की तरह यहाँ पे निक फ्यूरी जो है वो हाइड्रा से एक कदम आगे थे और जैसा कि बैरन स्ट्रकर को लग रहा था कि वो शील्ड को चला रहा है, उसके ऊपर नजर रखा हुआ है, मगर इन रियलिटी निक फ्यूरी जो है वो दरअसल हाइड्रा के ऊपर नजर रखे हुए थे कि किस तरीके से वो शील्ड के ऊपर नजर रख रही है। तो अब आगे और इसी तरह हमारी कहानी बिल्कुल वहीं से शिफ्ट होती है जहाँ पे हमारा लास्ट एपिसोड का एंड हुआ था। ओह माय गॉड, तो इतने वक्त से मैं तुम्हारे लिए काम कर रहा था। तो ये देख के निक फ्यूरी वहाँ पे मुस्कुराते हैं और अपना सीना चौड़ा करते हुए बोलते हैं, तो क्या ये कहानी सुन के तुम्हें मजा नहीं आया? और इसी तरह अगले पल देखते हैं जेक यहाँ पे एंटर करता है कमरे के अंदर और अपना हेलमेट पहनता है। तो निक फ्यूरी बोलते हैं कि वेल बताओ कि क्या चल रहा है। तो कहता है कि ऑल ग्रीन, हर चीज है वो बिल्कुल टाइमली है और परफेक्टली चल रही है और वैसे भी रास्टन के साथ हमारी डील हो चुकी है। निक फ्यूरी बोलते हैं कि ऑल राइट देन, लगता है कि अब इस दुकान को बंद करने का वक्त आ गया है। तो वहीं से क्रैकन बोलता है कि हमारे पीएसआई एजेंट्स यहाँ पे पहुंच चुके हैं और इस पूरे के पूरे हैंगर के अंदर इंतजार कर रहे हैं, जैसे ही आप यहाँ से फारिग होंगे हम चलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो वहीं से निक फ्यूरी बोलते हैं कि हाँ मैं भी तैयार हूँ जाने के लिए, लेकिन जाने से पहले एक और चीज रह गई है जिसको करना जरूरी है। और अगले बार हम देखते हैं कि क्रैकन उस ब्रीफकेस के अंदर से एक छोटे ब्रीफकेस को निकालता है और उनके सामने एक गन मौजूद होती है जिसको निक फ्यूरी उस बॉक्स में से निकाल के और निक फ्यूरी उस पूरी की पूरी गन को लोड करते हैं। और ये देख के बैरन स्ट्रकर की हवा निकल चुकी होती है और वो काफी ज्यादा अफसोस में भी है कि इतने टाइम से जो वो समझ रहा था कि वो जीत रहा है, आखिरकार वो जीता भी नहीं और उसके हाथ कुछ नहीं लगा। और निक फ्यूरी बोलते हैं, मेरा बेटा जो है वो तुम्हारे आखिरी हाइव बेसिस को डिस्ट्रॉय करता हुआ जान से मारा गया है, ही इज गॉन, और उसके साथ उसकी पूरी की पूरी टीम वो भी मर चुकी है। तो वहीं से बैरन बोलता है, चलो अगर ऐसी बात है तो बहुत ही अच्छा हुआ कि कम से कम अगर मैं आज हार रहा हूँ लेकिन मुझे ये बात तो तुमने बता दी कि मरने से पहले मैंने तुमसे कुछ छीना है, तुमसे कुछ ऐसा जो कि तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी था। आई होप कि ये चीज तुम्हें काफी ज्यादा हर्ट करे। हर रात जब तुम अपने बिस्तर के ऊपर लेटोगे और छत की तरफ देख रहे होगे तो तुम्हें यही बात सताएगी कि किस तरीके से बैरन ने तुमसे तुम्हारी जिंदगी की सबसे ज्यादा चाहिए चीज को छीना था। और मैं इस बात की उम्मीद करता हूँ कि इस बात को याद करके तुम कभी दोबारा सो नहीं पाओगे। तो वहीं से निक फ्यूरी बोलते हैं, लगता है कि तुम्हें मेरी कोई बात समझ में नहीं आ रही है। माई सन, माई फ्रेंड्स, एवरीवन आई हैव सेंड इन एवर बैटल, मेरा बेटा, मेरे दोस्त, जिस किसी को भी मैंने आज तक इस बैटल के अंदर भेजा है वो सब मरे हैं तो सिर्फ ऑनर के लिए, वो मरे हैं एक अच्छे मकसद के लिए। और रही बात स्ट्रकर तुम्हारी कि तुमने मुझसे क्या छीना और क्या नहीं छीना, तो मैं तुम्हें साफ तरीके से बताता चलूं स्ट्रकर कि तुमने आज तक मुझसे कोई चीज नहीं छीनी है। ये जो सब कुछ हुआ इसको मैं अपनी गलती मानता हूँ, मैं इसका इल्जाम किसी और के सर पे यानी कि तुम्हारे सर पे नहीं देता हूँ। ये सारा का सारा खून वो मेरे ही हाथों के अंदर है। और रही बात सोने की, तो मैं तो सिर्फ तभी सोऊंगा जब मेरी मौत होगी। और अगली बार हम देखते हैं कि निक फ्यूरी अपनी गन को लोड करके उसके सर के ऊपर रख देते हैं और कहते हैं, क्या मरने से पहले तुम कुछ कहना चाहोगे? तो बैरन बोलता है कि हाँ मैं कहना चाहूंगा। लेकिन निक फ्यूरी बोलते हैं कि बहुत बुरी बात है क्योंकि अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता हूँ। और अगले ही पल हम देखते हैं कि यहाँ पे निक फ्यूरी बैरन वॉन स्ट्रकर के सर के ऊपर बंदूक रख के उसका ट्रिगर दबा देते हैं, जिससे बैरन वॉन स्ट्रकर का भेजा निकल के उसके छींतरे उड़ जाते हैं। यानी कि लिटरली आज निक फ्यूरी ने यहाँ पे जो है बैरन वॉन स्ट्रकर का काम तमाम कर दिया, यानी कि निक फ्यूरी की जीत हुई है। और मुझे इस बात से काफी ज्यादा खुशी है। जितना लंबा पूरा का पूरा 28-27 कॉमिक्स को देखते हुए आ रहे हैं उसके अंदर ये वो मूवमेंट था जो कि वर्थ इट था। और इसी तरह हम लोग यहाँ से एल्सवेयर शिफ्ट होते हैं जो कि एक ऐसी जगह है जहाँ पे लिवाइथन ने अपने नए बेस को दोबारा से कंस्ट्रक्ट करा है और हम देखते हैं कि लिवाइथन के लोग अभी भी यहाँ पे मौजूद हैं। यानी कि इस पूरी की पूरी स्टोरी के अंदर सब कुछ तो कंक्लूड हो चुका है, सब कुछ समझ में आ गया है कि सब कुछ कैसे हो रहा था, लेकिन अभी भी एक सवाल हमारे पास है कि लिवाइथन अभी भी जिंदा है और उसको कौन खत्म करेगा। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली ओरायन मौजूद होता है और कहता है कि कॉन्टेसा, क्या तुमने सारे के सारे हाइड्रा एजेंट्स के नए ब्रेकडाउन्स और इंटेलिजेंस ब्रेकडाउन को निकाल लिया है? क्या अब हमें आगे क्या कदम उठाने हैं? तो वहीं से कॉन्टेसा बोलती है कि बिल्कुल, हमारे पास जो नई रिपोर्ट्स आई उसके मुताबिक ऐसा लग रहा है कि हाइड्रा की जो पूरी की पूरी आर्मी है वो 2 हिस्सों के अंदर बढ़ चुकी है। यानी कि एक हिस्सा जो वो गॉर्गन के साथ जा चुका है और एक जो है मैडम हाइड्रा के साथ। देखने से ऐसा लग रहा है कि अब हाइड्रा टूट चुकी है और तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अनफॉर्चुनेट भी है ओरायन। तो ओरायन बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि मेरे हिसाब से गॉर्गन जो है वो काफी ज्यादा एक फॉर्मेडेबल इंसान है जिसको हमें मुकाबला करने की जरूरत है, लेकिन परेशान मत हो, हम वो भी कर ही लेंगे। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि वहां पे उसका एक आदमी उधर कहता है कि माय लॉर्ड, यहाँ पे कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ बहुत ही बड़ी गड़बड़ है। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि वो आदमी जो कि यहाँ पे एक वार्निंग देने के लिए आया होता है, अचानक उसकी बॉडी अंदर से एक्सप्लोड होती है और उसके छींतरे उड़ जाते हैं। और ये देख के कॉन्टेसा बोलती है कि माय गॉड, ये क्या हो रहा है? लेकिन वहीं से ओरायन बोलता है कि ये सब आखिरकार क्या है। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे पूरे के पूरे बेस के अंदर जितने भी एजेंट्स होते हैं लिवाइथन के, जो अजीबोगरीब मॉन्स्टर्स हैं, अचानक उनके सर के अंदर कुछ होना शुरू होता है और अचानक एक एक करके उनके सर फटना शुरू होते हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि सिर्फ कुछ ही सेकंड के अंदर यहाँ पे लिवाइथन के जितने भी एजेंट्स होते हैं उन सब की मौत हो जाती है। और ओरायन कुछ नहीं कर पाता और सिर्फ एक ही अल्फाज बोलता है, नहीं
नहीं। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे कॉन्टेसा और ओरायन को छोड़ के पूरा का पूरा लिवायथन वो खत्म हो चुका है उनकी आंखों के सामने। और इसके लिए निक फ्यूरी ना ही कोई बहुत बड़ा सा मिसाइल अटैक करा और ना ही कोई बहुत बड़ी जंग करी। और ये देखिए कॉन्टेसा बोलती है कि आखिरकार निकोलस इस बार तुमने ये क्या किया है। और इसी तरह हम लोग यहाँ से दोबारा जो है यूनाइटेड नेशन के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे एक सिक्योरिटी काउंसिल आज एक और पूरे के पूरे सेशन को कर रखी है। वहीं से यूनाइटेड किंगडम के एम्बेसडर बोलते हैं इन द लाइट ऑफ द रीसेंट इवेंट्स इन चाइना, लंदन, सिएटल, पेरिस और जहाँ कहीं भी ये सारे के सारे इवेंट्स हुए हैं, हम लोग एक अग्रीमेंट के ऊपर पहुंचे हैं, एक प्रिंसिपल के ऊपर हम एक फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे हम ये सारी की सारी कंट्रीज मिल के जो हैं एक पूरी की पूरी नई एजेंसी को कायम करेंगे, जो कि इस तरह के खतरों से मुकाबला करने के लिए बनाई जाएगी। हम सबको ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ पे बिल्कुल कुछ ऐसे इश्यूज चल रहे हैं ग्लोबल लेवल के ऊपर, जिनको हम सबको मिल के एक साथ जो है डिस्कस करने और समझने की और हल करने की एक साथ जरूरत है। हम सबको एक साथ एक कमिटमेंट दिखानी होगी इस पूरे के पूरे खतरे के खिलाफ। तो इस वक्त इस पूरी की पूरी चीज़ को आगे बढ़ाने से पहले हमारे पास एक बहुत बड़ी रुकावट है और वो फंडिंग की है। लेकिन अब हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को आगे फंड करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हमें जो फंडिंग की ज़रूरत थी उसमें से काफ़ी बड़ा हिस्सा हमें मिल चुका है और अब इस मूवमेंट को लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। और वहीं से यूएसए की एम्बेसडर बोलती हैं कि जेंटलमैन, कल इस पूरे के पूरे बिल को जो है कमेटी के सामने इमर्ज किया गया था और इस पूरे के पूरे बिल को आगे बढ़ाने के लिए, इस पूरी की पूरी चीज़ को शुरू करने के लिए जो हमें बजट चाहिए था, उसका 65% बजट जो है वो अमेरिका के प्रेसिडेंट तैयार हैं बिल्कुल हमें देने के लिए। और इस पूरे के पूरे बिल को साइन करके एक लॉ के अंदर भी बदल देंगे। लेकिन इस सब को साइन करने से पहले उनकी कुछ शर्तें हैं जिनको चाहते हैं कि पूरा किया जाए। और इसी वजह से आज इस पूरी की पूरी मीटिंग के अंदर मैं यहाँ पे अपने साथ 2 साथियों को लेकर आई हूँ, जो कि इस पूरे के पूरे बिल को स्पॉन्सर कर रही हैं, इसका 65% पैसा दे रहे हैं। और इसी तरह चाइना के एम्बेसडर बोलते हैं कि थैंक यू सेनेटर राल्स्टन कि आपने हमें यहाँ पे ज्वाइन किया। प्लीज़ क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपके प्रेसिडेंट को क्या क्या ऑब्जेक्शंस है इस पूरे के पूरे प्लान के ऊपर साइन करने से पहले। और हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे राल्स्टन को भेजा गया है निक फ्यूरी की तरफ से, सेनेट की तरफ से, जो कि इस पूरी की पूरी चीज़ को आगे अब यूएन लेवल के ऊपर जो है सॉल्व कर रहा है। तो वहीं से राल्स्टन बोलता है कि ये यहाँ पे जो सारा का सारा सबसे बड़ा मसला है वो इन ब्लू हेड्स के बारे में है, यानी कि जो आपके लोग इस पूरे के पूरे कॉस्ट्यूम को पहन के घूमेंगे। मतलब यहाँ पे कोई ऑफेंस वाली बात नहीं है, लेकिन हमारे प्रेसिडेंट जो है वो ब्रांडिंग को बहुत ही ज़्यादा मानते हैं। वो चाहते हैं कि हर चीज़ को जो है बहुत ज़्यादा प्रॉपर तरीके से दिखाया जाए, उनकी कोई भी अगर आर्मी हो तो दुनिया भर में उसको देखा जाए। तो इसलिए वो इस पूरी की पूरी यूनिफॉर्म से इतने ज़्यादा खुश नहीं है। तो वहीं से रशिया के एम्बेसडर बोलते हैं क्या सच में बस यही बात है या फिर इसके अलावा भी कोई और कंसर्न है जिसके लिए वो इस बिल के ऊपर साइन नहीं कर रहे हैं। तो राष्ट्रपति बोलते हैं कि ओ हाँ बिल्कुल, यहाँ पे एक और बात है जिसकी वजह से वो यहाँ पे अभी तक रुके हुए हैं, ओवरसाइट। हमारे प्रेसिडेंट ने इस बात को महसूस करा कि किस तरीके से दुनिया के अंदर अब एक मजाक बन चुका है, जिसका जो दिल चाहता है वो करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन अब जैसा कि ये पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जा रहा है, जहाँ पे अलग अलग मुल्क मिल के साथ काम करेंगे, तो वो इस मैसेज को क्लियरली इस दुनिया के अंदर भेज देना चाहते हैं कि हम लोग अब दुनिया के अंदर मैसिंग अराउंड करने के लिए नहीं है, बल्कि हम अब काम करने के लिए हैं। तो वहीं से सब एकदम खुश रहते हैं, कहते हैं कि ओह वाकई में, तो बताइए और क्या कहा उन्होंने। तो वहीं से राष्ट्रपति बोलता है कि हमारे प्रेसिडेंट ने इस तरह से महसूस करा है कि इस पूरी की पूरी चीज़ को प्रॉपर फील करवाने के लिए, दुनिया की नज़रों में थोड़ा सा आने के लिए हमें यहाँ पे थोड़ी बहुत ब्रूटैलिटी तो करनी पड़ेगी, हमें थोड़े बहुत ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग होंगे और इसके जरिए ही हम अपने मैसेज को दुनिया भर में फैला सकेंगे। और वो मैसेज है दैट वी आर नाउ यूनाइटेड, नाउ कमिटेड इन रिगार्ड्स टू एक्सटर्नल थ्रेट्स, यानी कि अब जो कुछ भी हमारे सामने आने वाला है, जो सारे के सारे टेररिज्म अटैक होने वाले दुनिया भर के अंदर, हम उनको सब साथ मिलकर जो है सॉल्व करेंगे। और आपको तो ये बात माननी ही पड़ेगी ना कि अमेरिकन जिस तरीके से वॉर शुरू करते हैं उनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता है। तो वहीं से एकदम सब बोलते हैं कि आखिरकार सेनेटर आप यहाँ पे क्या बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो वहीं से राष्ट्रपति बोलता है कि प्रेसिडेंट दरअसल इस बात को चाहते हैं कि आप सब इस बात के ऊपर एग्री करें, यहाँ पे जो डे टू डे ऑपरेशन होंगे इनिशियली 4 सालों के लिए, उसका जो सारा का सारा कमान है, उसकी सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एक अमेरिकन को सौंपी जाए। और इन 4 साल के वक्त के गुजर जाने के बाद सिक्योरिटी काउंसिल जिस किसी को चाहे अपना नया रिप्रेजेंटेटिव बना सकती है, जो कि इस पूरी की पूरी टीम को लीड करेगा या उसको चलाएगा। लेकिन शुरू के जो 4 साल होंगे उसमें हमारी शर्त यह है कि इस पूरी की पूरी टीम को जो लीड करेगा वो एक अमेरिकन करेगा। तो वहीं से सारे के सारे लोग बोलते हैं कि एक अमेरिकन। तो राष्ट्रपति बोलता है कि हाँ बिल्कुल, वो चाहते हैं कि एक अमेरिकन हो और उनके पास एक काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट भी मौजूद है, जिसके अंदर उनके पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑप्शंस हैं जो कि हमारी इस पूरी की पूरी टीम के अंदर फिट भी हो सकते हैं। तो वहीं से चाइना के एम्बेसडर बोलते हैं ओह वाकई में, तो क्या आप हमें बताना चाहेंगे कि वो कौन है। तो वहीं से राष्ट्रपति मुस्कुराता और कहता है कि वेल एक्चुअली मिस्टर प्रेसिडेंट ने सजेस्ट किया है कि वो इस जॉब के लिए सबसे ज़्यादा परफेक्ट मैन रहने वाले हैं। तो आप सब तो समझ ही गए होंगे कि आखिरकार यहाँ पे बात हो रही है तो किसकी हो रही है। ऑब्वियसली यहाँ पे निक फ्यूरी की तरफ रेफरेंस दिया जा रहा है और इस तरीके से निक फ्यूरी जो है वापसी दुनिया की नज़र में, गवर्नमेंट की नज़र में एक अच्छे इंसान बन जाएंगे। लेकिन इसी तरह हम लोग यहाँ से बर्लिन के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि बर्लिन सिटी के अंदर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भगदड़ लगी हुई है, काफ़ी ज़्यादा क्राउड है और उस क्राउड के अंदर से एक लड़की निकल के एक ज़बरदस्त किस्म की ग्लास बिल्डिंग के अंदर घुसती है। और हम देखते हैं कि दरअसल ये बिल्डिंग कुछ और नहीं बल्कि फेडरल इंटेलिजेंस सर्विसेज का ऑफिस है, यानी कि FIS का, जो कि एक बहुत ही बड़ी जो है ऑर्गेनाइजेशन है, जिस तरह CIA और FBI वगैरह होती हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वहीं पे रिसेप्शन के ऊपर एक आदमी बोलता है क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ। तो वहीं से वो लेडी अपनी जैकेट खोलती है, कहती है ओह हाँ
मेरे ख्याल से तुम मेरी मदद कर सकते हो। और अगले पल वो अपनी जैकेट के अंदर से गन निकालती है और वहाँ पे अपनी गन को नीचे कर देती है और चारों तरफ से उसको गार्ड्स घेर लेते हैं। तो वहीं से कहती है कि चलो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मुझे अटेंशन बहुत ही ज्यादा पसंद है और मैं हूँ कॉन्टेसा वैलेंटीना एलेग्रा दी ला फोर्टेन और मैं यहाँ पे आपके ऑपरेशन चीफ से मिलने के लिए आई हूँ। तो क्या आप उनको बता सकते हैं कि उनके पास यहाँ पे एक वॉक-इन है? तो इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली ये लेडी कोई और नहीं बल्कि कॉन्टेसा है, यानी कि कॉन्टेसा वैलेंटीना एलेग्रा दी ला फोर्टीन। और आपने देखा कि कितने ज़्यादा भरम वाले तरीके से वो यहाँ पे इस पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन, इस एजेंसी के अंदर घुस गई और कह रही है कि मुझे तुम्हारे चीफ से मिलना है। और वो कहती है ज़रा जल्दी करना, तुम्हें पता है ना कि मुझे इंतजार करना ज़्यादा पसंद नहीं है और उससे पहले कि मेरा मूड ख़राब हो वो तुम लोग बिल्कुल भी नहीं चाहोगे। और इसी के बाद हम लोग यहाँ से 2 दिन के बाद हवाई के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी डेजी जॉनसन यानी क्वैग जो है वो यहाँ पे सी साइड के किनारे बैठ के सनबाद ले रही है और अपनी वेकेशन को एंजॉय कर रही है। और अगले पल वो कहती है कि यू आर इन माई सन। और अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे जेक फ्यूरी आता है और कहता है कि वेल मिस जॉनसन, यहाँ पे अपनी बॉडी को जलाने के अलावा भी ऐसी बहुत सी चीज़ें जिसको आप इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन अगले पल वहीं से डेजी अपना चश्मा उतारती है और कहती है कि ओ माय गॉड, तुम तो बिल्कुल उनकी तरह दिखते हो, मैं तो समझी कि तुम। तो वहीं से जेक अपने मुंह पे हाथ रखता है और कहता है कि अगर तुम डेविल का नाम लोगी तो तुम जानती हो ना कि डेविल खुद यहाँ पे आ जाएगा। तो वहीं से वो बोलती है इसका मतलब कि तुम्हें उन्होंने भेजा है, तो बताओ कि तुम कौन हो। तो वहीं से जेक बोलता है कि ओह, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं उनकी फैमिली में से ही हूँ। तो डेजी बोलती है कि हाँ वो तो देख के लग ही रहा है कि तुम उनसे काफ़ी ज़्यादा मिलते हो, तो क्या हम पहले कभी मिल चुके हैं? तो वहीं से जेक बोलता है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे तुम्हें सिर्फ एक मैसेज डिलीवर करने के लिए आया हूँ। वो चाहते थे कि मैं तुम्हें खुद यहाँ पे आके इस मैसेज को पहुँचाऊँ। तो वहीं से वो बोलती है कि आखिरकार ये चीज़ क्या है? तो जेक बोलता है कि ये मेरा कंसर्न नहीं है और ना ही मैं इसके अंदर इंटरेस्टेड हूँ। इस लेटर के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है वो तुम दोनों के बीच में है। हैव अ नाइस लाइफ डियर। उसी तरह देखते हैं कि जेक जो है बेसिकली उस लेटर को जो है डेजी के हवाले करता है और वहाँ से आगे बढ़ जाता है। लेकिन वहीं से डेजी चिल्लाती और कहती है तुम जानते हो ना कि आज तक निक फ्यूरी ने जो भी बातें कही हैं वो सारी सच नहीं होती हैं, ज़्यादातर बातें उसके अंदर से झूठ होती हैं। तो जेक पीछे पलटते हुए मुस्कुराता और कहता है क्या सच में? अच्छा, क्या ऐसी बात है? क्योंकि उन्होंने मुझे यहाँ आने से पहले ये बात बताई थी कि तुम उनकी बेस्ट स्टूडेंट हो जिसको आज तक उन्होंने ट्रेन करा है, तो क्या ये भी वो झूठ बोल रहे थे फिर? और ये क्या कि हम देखते हैं कि वहाँ से बेसिकली जेक आगे चले जाता है और ये देखिए डेजी जो एकदम परेशान हो जाती है कि आखिरकार इस लेटर के अंदर क्या चीज़ मौजूद है। और इसी तरह अगले पल अपने कमरे के अंदर इंटर होती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि बेसिकली वो इस वक्त सेबेस्टियन ड्रूड के साथ रह रही है और कहती है कि हे सेबेस्टियन, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। लेकिन वैसे सेबेस्टियन बोलता है कि ज़रा एक मिनट, क्या तुमने ये चीज़ देखी? और इसी तरह हम देखते हैं कि वो लोग बेसिकली न्यूज़ के अंदर ये सारी की सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पे यूएन की एक पूरी मीटिंग हुई है और यहाँ पे जो है अमेरिका के प्रेसिडेंट ने 2 सेनेटर के साथ मिलकर एक बहुत ही बड़े बिल को पास करा है, जिसका आधे से ज़्यादा बजट जो है वो यूएसए प्रोवाइड कर रही है। और इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का मकसद ये है कि अब जो पूरी की पूरी इंटरनेशनल थ्रेड्स वगैरह हो रहे हैं उससे मुकाबला करने के लिए प्रेसिडेंट की ये वाली फोर्स काम करेगी, जो कि दुनिया भर में कहीं पे भी घुस के काम कर सकती है और उसको रोकने वाला कोई नहीं होगा। तो आपने देखा कि निक फ्यूरी ने यहाँ पे सिर्फ इस पूरे के पूरे हाइड्रा लिवायथन वाली चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करा, बल्कि अपने आप को क्लियर करवाने के लिए, अपने आप को सही करने के लिए, साफ करने के लिए यूएसए के अंदर इस पूरी की पूरी बात को रखा कि किस तरीके से अब जिस तरह उन्होंने पहले काम करा था चाइना के अंदर घुस के, तो उनके ऊपर केस कर दिया गया। अब इस ऑर्गेनाइजेशन बनने के बाद से इस तरह का कोई भी चीज़ नहीं होगी। और उसी तरह डेजी बोलती कि आखिरकार तुम ये सब क्या कर रहे हो निक, आखिरकार तुम्हारा आगे प्लान क्या है? सेबेस्टियन तो बोलते हैं कि हाँ बोलो क्या हुआ? तो डेजी बोलती है कि लगता है कि मुझे अपने बाल काटने की ज़रूरत है, मैं एक बहुत ही बड़ी इडियट लग रही हूँ। तो सेबेस्टियन बोलता है अच्छा, और उसके बाद फिर क्या इरादा है? तो डेजी बोलती है उसके बाद अपने बैग्स को पैक करो, मेरे ख्याल से वक्त आ चुका है कि हमें अपनी एक लिटिल ट्रिप के ऊपर जाना चाहिए। तो इसी तरह हम देख रहे हैं कि अभी तक हमें बताया नहीं गया कि उस लेटर के अंदर क्या है और क्या आगे होने वाला है, लेकिन अब हमारी इस पूरी की पूरी स्टोरी का जो फिनाले पहुंच चुका है, यानी कि इस स्टोरी को आगे जो है हम कंक्लूड करेंगे अपने आखिरी इशू के अंदर, जो कि इशू नंबर 28 है, और उसके साथ हमारी सीक्रेट वॉयेज की सीरीज का एंड होगा। तो मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से आप लोगों ने सारे के सारे 27 इशूज़ को मेरे चैनल में एंजॉय करा है, तो आखिरी इशू को भी ज़रूर देखिएगा जो कि हमारा फिनाले होने वाला है। टू बी कंक्लूडेड।